और अब जो तीसरी सीट है 7 सीटों में से उत्तराखंड की बागेश्वर की सीट, जो भी एक तरीके से देखा जाए तो दो दिग्गजों के बीच में नाक की लड़ाई बनी हुई थी। एक तरफ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, दूसरी तरफ उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता हरीश रावत और उनके साथ में उत्तराखंड की कांग्रेस की पूरी यूनिट है। दोनों ही तरफ से इस सीट को लेकर के जमीनी स्तर पर अपनी रणनीति को बिछाने का काम किया गया, एग्जीक्यूशन किया गया, दिन रात मेहनत की गई, क्योंकि इस आगे आने वाले लोकसभा के चुनाव से पहले एक तरीके से दोनों ही दल अपनी अपनी शक्ति को परखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि क्या वाकई जनता उसी ढर्रे पर चलेगी जो पिछले विधानसभा के चुनाव में थी या 2019 के चुनाव में थी, या इसमें कोई बदलाव है। इसलिए अलग अलग तरह की रणनीति को बनाया गया है। थोड़ी देर में हमारे सहयोगी मयंक भी हमारे साथ में जुड़ेंगे उत्तराखंड के बागेश्वर की सीट से, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। मगर ये स्थिति उत्तराखंड की इस बागेश्वर सीट की किस तौर पर पिछले चुनाव में एक प्रत्याशी को उस पर जीत मिलती है और इस बार दोनों ही खेमों की तरफ से अलग रणनीति के माध्यम से इस सीट को अपने जरिए और अपनी कोशिशों के जरिए अपने झोली में डालने की कोशिश की गई। मयंक वर्मा हमारे साथ में इस वक्त जुड़ चुके हैं। मयंक, क्या हलचल रही सुबह से? आप लगातार अलग अलग जगहों पर जाकर के, मतदान केंद्रों पर जाकर के आपने स्थितियों का जायजा लिया। किस तौर पर यह पूरा दिन मतदान की प्रक्रिया का गुजरा आज वहां का? बिल्कुल जब्बार, देखिए आज की जो दिन था वो उत्तराखंड के लिए बहुत ही अहम था, क्योंकि अगर एक तरफ उपचुनाव की बात करें तो बागेश्वर में आज एक तरफ उपचुनाव थे, दूसरी तरफ राजधानी में मानसून सत्र की यहाँ शुरुआत हुई है। और सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि चंदन रामदास जो पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवंगत आत्मा है, वो इसी सीट से चुनाव जीते थे और कैबिनेट मंत्री बने थे, और अब उनकी पत्नी यहाँ से चुनाव लड़ रही है और आज विधानसभा में चंदन रामदास को श्रद्धांजलि दी गई है। और अगर हम बात करें आज के चुनाव की, मेन चुनाव है क्योंकि, तो चुनाव में जो जनता है उन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अगर हम बात करें तो अब से थोड़ी देर पहले जो आंकड़ा है वो 60% से ऊपर का आंकड़ा निकल के आया, लेकिन जो अभी मेन आंकड़ा आना है उसके लिए हमारे को थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो बूथ पे जो लोग थे जो अंदर मयंक, पिछला जो चुनाव था 2022 में जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव की वोट परसेंटेज और इस बार के उपचुनाव के वोट परसेंटेज में या लोगों की रुचि में किसी तरह का कोई बदलाव दिखा आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं है। 2022 का जो चुनाव हुआ था उसके बाद से अगर हम अब की बात करें तो और लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है इस चुनाव में, और बड़ी अहम भूमिका इस बार की जो जनता है वो उनकी रहेगी, क्योंकि अब ये जो उपचुनाव है वो सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस की हम बात नहीं करते, वो अहम चुनाव इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जो 2024 का लोकसभा आने वाला है वो उत्तराखंड के लिए बेहद खास है। इस सीट से इसलिए जोड़ा जा रहा है कि अगर पुष्कर सिंह धामी ने जो मिथक 2022 में तोड़ा था दोबारा से भाजपा की सरकार बनाकर, क्या अगर ये चुनाव सिर्फ भाजपा जीतती है तो 2024 में भाजपा का जो परचम है वो बरकरार रहेगा, या अगर ये चुनाव जनता भाजपा को अगर नकारती है और कांग्रेस को वोट देती है तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जो 5 लोकसभा सीट है उनमें भी बिल्कुल मयंक, और ऐसे में कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी की भी साख एक तरीके से देखा जाए तो दांव पर लगी हुई है, भले ही ये उपचुनाव है, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी तो खुद अपनी सीट 2022 के चुनाव में हार गए थे। तो जब्बार, देखिए 2022 की सीट भले पुष्कर सिंह धामी हारे थे, उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ा, फिर वो जीते, और उसके बाद अब ये बिल्कुल उनकी साख पर है, क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, तो सारा दामोदार इस उनके कंधों पर है। और इसको देखते हुए ही भाजपा पूरी, मतलब अगर हम बात करें उत्तराखंड के भाजपा के जितने भी कद्दावर नेता हो, भाजपा संघ पार्टी हो, कोई भी हो, सबने चुनाव में लगातार यहाँ पर पूर्ण रूप से दिन रात एक कर दी है, और कांग्रेस भी कहीं पीछे नहीं हटी है। इसी चीज को देखते हुए कल हरीश रावत ने बयान दिया था हमारे टीवी। तो चलिए मैं फिर इंतजार करते हैं 8 तारीख का कि जनता ने किसके हक में अपना फैसला सुनाया है। बहरहाल मत उनके ईवीएम में कैद हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए मयंक। आप सुबह से लेकर के अलग अलग मतदान केंद्रों पर जाकर के आपने जायजा लिया और दर्शकों तक पल पल की रिपोर्ट पहुंचाई। बहुत शुक्रिया मयंक इन तमाम जानकारी के लिए।